न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विपिन गौड़ और वाटर वुमन शिप्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों को जल शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम ग्लोजल की चेयरपर्सन शिप्रा पाठक द्वारा आयोजित किया गया था। ग्लोजल की इस धरातल पर शिप्रा हर क्षेत्र के कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं जिनका प्रकृति, पर्यावरण और जल संरक्षण में योगदान रहा हो। इस बार ग्लोजल के धरातल पर डॉक्टर विपिन गौड़ मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर गौड़ एक लेखक, एक पब्लिशर और समाज सेवक हैं। वो समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिनमें लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे। वाटर वुमन शिप्रा ने 2019 में नर्मदा की 3500 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा की और वहां के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने हेतु कई प्रयास किए। अपने जल के प्रति समर्पण के कार्यों के कारण उन्हें वाटर वुमन की संज्ञा दी गई है। ग्लोजल की चेयरपर्सन शिप्रा पाठक मूलतः उत्तर प्रदेश दातागंज की रहने वाली हैं। अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली शिप्रा देश विदेश में इवेंट कराती थी, पर नर्मदा परिक्रमा के बाद उन्होंने आयुर्वेद को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और अपनी निगरानी में लेमड़क ग्रास, खस, एलोवेरा और श्यामा तुलसी की पैदावार करने लगी। प्रकृति, पर्यावरण, जल के प्रति कार्यों के कारण उन्हें उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विपिन गौड़ और न्यूज़ एसोसिएशन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, पब्लिशर हैं, राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं और लिस्ट काफ़ी लंबी है। और बहुत ही इतने सारे एक प्रोफेशंस के बाद, इतनी सारी पहचान के बाद भी वो उनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि वो बहुत जड़ से जुड़े व्यक्ति हैं और धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं और हर उस व्यक्ति को वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं जो सच में अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है जो प्रकृति, पर्यावरण और हमारे पंच तत्वों के प्रति समर्पित है। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर विपिन गौड़ से। स्वागत है आपका नर्मदेहर की धरातल पे। नर्मदेहर जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने आज यहाँ निमंत्रण दिया है। विपिन जी, 1-1.5 महीने से हम जल की बात तो कर ही रहे हैं और इसी महीने माँ नर्मदा जी का प्रकाट्योत्सव है, तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा उपहार होगा कि हम उन्हें दें। नदियों के प्रति हम थोड़ी सचेतता रखें और 1 महीने से इस पे तो बात हो ही रही थी, लेकिन जो हादसा था उसे हम सब ने फिर से स्तब्ध कर दिया, फिर से परेशान कर दिया, फिर से हम सोचने लगे। हालांकि ये घंटे 2 घंटे का ही एक दुख होता है, एक भय होता है और हम वापस से अपनी जिंदगियों में लौट जाते हैं बिना ये सोचे, बिना उसका कोई एक समाधान निकाले कि आखिर कब तक हम इनको प्राकृतिक आपदाओं का नाम देते रहेंगे और इनको सहते रहेंगे। मुट्ठी भर जिंदगियां इनमें बर्बाद हो जाती हैं, कुछ का अभी पता भी नहीं चला है कि कहाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ इस विषय पे आप अपने कुछ विचार रखें। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे आपके मंच पे निमंत्रण दिया बोलने के लिए। तो मैं साधुवाद करता हूँ आपका कि आपने जो नर्मदा जी का पूरा पैदल चल के परिक्रमा करी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई महिला भी ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि हमारे साधु संत तो किसी न किसी बहाने या किसी न किसी विचार से जाते हैं, बट महिलाओं का जाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने ये काम जो किया है, ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, ये दुनिया जानती है कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। और जो घटना हुई है, मैं क्या बोलूं, मैं खुद चमोली डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं। मैं कल ही चमोली से निकल रहा था, उस समय मुझे पता चला कि ग्लेशियर टूट के शरणी डैम जो है वहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो हम लोग जब रुके तो रास्ते में कई सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि शरणी डैम टूट गया है, वहां पर कई बहुत बड़ी मतलब आपदा आ गई है, कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सारे लोग वो हैं, मजदूर लोग बेचारे जो फंसे हुए हैं डैम के अंदर, जो वहां पर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है उस पे फंसे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर जो आपदा आती है उसमें नुकसान किसका होता है, जो मजदूर या छोटा व्यक्ति होता है, जो उसी व्यक्ति की वजह से बेसिकली जो चीजें बनती हैं और जिसका लुत्फ लोग ले पाते हैं, वो उन्हीं मजदूरों की वजह से होता है। पर उन मजदूरों को बाद में कोई नहीं पूछता। आपने सही बोला कि हम लोग थोड़ी देर के लिए दुख तो जता देते हैं, पर उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। पर दुख जिंदगी भर का किसका होता है? जिसके साथ हादसा होता है, जिसके परिवार के साथ हादसा होता है।
हालांकि सरकार दिखा रही है कि करीबन 200-250 लोग फंसे हुए हैं या मिल नहीं रहे हैं, लापता हैं, बह गए हैं, कुछ डेड बॉडीज मिली हैं। पर हकीकत तो ये है 500 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे जो गांव हैं, जो निचले स्तर पे, निचले नदी के आसपास में बसे हुए हैं, उन गांवों को भी बहुत ज्यादा क्षति हुई है। तो उसके बारे में हमारा प्रशासन बता नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन को वहां पर और ज्यादा उनकी मदद करनी चाहिए। लोगों का जो गुस्सा होता है वो सरकार पे ही निकलता है, तो सरकार को उनको समझना चाहिए और उनके लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो सरकार को करने चाहिए। और ये आपदा जो आ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आप हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों पे जब ये प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज हो या कोई और भी कंपनी हो, वो सब जाके पहाड़ों को तोड़ रही हैं। जब ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ कहां से कहां तक उनमें दरारें आ जाती हैं। जब दरारें आएंगी तो भूस्खलन भी होगा और ग्लेशियर भी टूटेंगे। अगर आपको पता हो, 2012 में धारी देवी मंदिर श्रीनगर में, धारी देवी मंदिर को कांग्रेस सरकार में तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने का सिर्फ एक ही कारण था, जो पीछे से नदी का फ्लो आता है वो फ्लो कम हो जाता था धारी देवी मंदिर की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले हमारे समाज में आप जानते होंगे मूर्तियां नहीं होती थी, हम शिलाओं को ही अपना देवी देवता भगवान माना करते थे। तो पांडवों ने वो शिला वहां पर रखी इसलिए थी कि नीचे के जब गंगा जी का वेग से आए गंगा जी, तो यहाँ पर आके थोड़ा शांत हो जाएं, और वो शिला इसलिए रखी थी कि जिससे कि शांति रहे और आगे बाढ़ या कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। पर कुछ कंपनीज के लिए हमारी जो पिछली सरकार थी, उन्होंने मंदिर को तोड़ के नीचे से ऊपर लेके आ गए, बोला जी आपकी आस्था भी खराब नहीं होगी और हमारा भी काम हो जाएगा। जबकि कई साधु संतों ने मना किया कि ऐसा मत करिए। 2012 में मंदिर तोड़ा गया और 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी आई। मैं जुड़ा हुआ हूं, अपने अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं देवी देवताओं से जुड़ा हुआ हूं। मैं इस बात को इसलिए मानता हूं, नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि कारण कुछ और थे, पर हकीकत तो यही है, कारण यही था कि हमारे पहाड़ों पे जिस तरीके से गंद मचाया जा रहा है। हमारी नदियां, पवित्र नदियां, गंगा, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, इतनी सारी नदियां हमारे यहाँ से आती हैं, नंदाकिनी, उन नदियों को किस प्रकार प्रदूषित किया जा रहा है। आप श्रीनगर डैम में नदी को रोक दिया जाता है। अभी आप देखिए टिहरी डैम, टिहरी डैम में इतना सारा पानी रोका हुआ है और नीचे स्तर पे पानी नहीं है। 2005 से पहले मुझे अभी भी याद है कि हमारे गांव में हम लोग मंगेरा या नल बोलते हैं बड़ा, उस नल पे इतना मोटा पानी आया करता था कि वहां हम लोग जब नहाते थे तो आनंद ही अलग था। पर वहां पर अब पानी की धार सिर्फ एक नल के बराबर रह गई है। जो उत्तराखंड, सारी नदियां, जितनी आप बड़ी बड़ी नदियों की बात करेंगे, उत्तरा गंगोत्री, यमुनोत्री, इतनी सारी नदियां हमारे उत्तराखंड से आती हैं। पर आप देखिए कि हालत क्या है। हालत ये है कि जहां पर सबसे ज्यादा पानी है वहीं गांवों में पानी की कमी है। उत्तराखंड में आज पानी की इतनी कमी है कि सरकार को मजबूरन नदी में पाइप डाल के, मोटर लगा के ऊपर पानी देना पड़ रहा है। हमारे जो नेचुरल सोर्सेस थे उनमें पानी खत्म हो गया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जंगलों की कटाई, पेड़ों को जो काट दिया जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, अलग अलग चीजों को, उन सब में क्या इस्तेमाल होता है? पेड़ों से निकली हुई छाल, पेड़ों की लकड़ी, यही सब चीजों से ये सारी चीजें बनती हैं। और कंपनी और चाहे कोई भी सरकार हो, मैं सिर्फ एक कांग्रेस या बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार हो, सबको दोषी मानता हूं कि वो अपने फायदे के लिए एनओसी दे देती हैं प्राइवेट कंपनीज को, और प्राइवेट कंपनीज वहां पर जाके पेड़ों को काटती हैं, पहाड़ों को तोड़ती हैं, और जिन पेड़ों की वजह से पानी रुकता है वो पेड़ कट जाएंगे, तो वेग से पानी जब आएगा तो त्रासदी आनी निश्चित है। ऐसी समस्याएं हैं, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में। मैं जंगलों से बहुत प्यार करता हूं। मैं हर साल कम से कम 3 से 4 बार अलग अलग राज्यों के जंगलों में जाता हूं। तो मैं ये देख रहा हूं कि कई सारे जंगल ऐसे हैं जो कई हेक्टेयर, कई हजार हेक्टेयर में हुआ करते थे, अब वो 100 हेक्टेयर में रह गए हैं। तो अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मेरे को लगता है कि कुछ समय बाद हमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होगा, वो होगा ऑक्सीजन सिलेंडर। पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल बनाया जाएगा कि पानी में, एक घूंट पानी में 2 मूंद डालिए कि आपकी प्यास खत्म कर दी जाए। साइंस को हम लोग बोल रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहा है, साइंस आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पर हमारी जो नेचुरल चीजें हैं
उनको हम अगर खत्म कर देंगे तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हमारे आप देखिए आज पानी को कितना वेस्ट किया जाता है। आपका जो मैं नर्मदा जी के ऊपर आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर, आदमी ने घर में आरओ लगा लिया। क्यों? क्योंकि पानी जो है गंदा आता है। पानी गंदा क्यों आता है? क्योंकि आप ही की वजह से आता है। जितने भी हम लोग आम जनता है, हमारी वजह से ही पानी गंदा आता है। हम लोग अपने पानी को प्रदूषित करके कितने गंदे तरीके से कहीं भी फेंक देते हैं, हम लोग परवाह नहीं करते। अब आप देखिए आरओ लगाया जाता है घर में, उस आरओ में जो पानी भरा जाता है, अगर 10 लीटर पानी भरा है तो 30 लीटर पानी वेस्ट जाता है। और वो वेस्ट पानी कहाँ जाता है? सारा का सारा नाली में, गटर में जाता है। जिस पानी का उपयोग हम कई तरीकों से कर सकते हैं, पर हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, बह रहा है बहने दीजिए, हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि अभी मिल रहा है। एक कहावत है, जिसको मिलता है वो कदर नहीं जानता, और जिसको चीजें नहीं मिलती है वही व्यक्ति उस चीज की कदर को जानता है। वाटर हार्वेस्टिंग का इतना अच्छा गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है, आदेश दे दिया है कि किसी भी बड़े संस्थान के अंदर अगर वहां पर 100 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, 100 नहीं, मेरे ख्याल से अब तो 20 से ज्यादा फ्लैट्स का कर दिया है, तो वहां पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे कि हम लोग पानी को बचा भी सकते हैं और ये जो त्रासदी आ रही है उनको रोक भी सकते हैं। मैंने चमोली के एक स्कूल में जाके मेरे कुछ मित्रों के साथ वहां पर हमने पेड़ लगाए। जब हमने पेड़ लगाए तो गवर्नमेंट स्कूल था, उन्होंने बोला आप, हम पिछले करीबन 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था हो जाए, तो हम लोग कम से कम इन पेड़ों को जिंदा रख सके। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखते तो मैं आपको फोटोज शेयर करूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं 1st क्लास से 8th क्लास तक के, वो 5-5 लीटर के गैलन करीबन 1 किलोमीटर नीचे से भर के लेके आते हैं, फिर उन पेड़ पौधों में डालते हैं। आप सोचिए, जहां पर पानी की कमी नहीं है, पर वहां पर पानी लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कहां तक जाना पड़ता है लोगों को। मेरे एक मित्र हैं चंदन नयाल जी, वो भी उत्तराखंड और अलग अलग जगहों में पेड़ पौधे लगा के इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई। आप कार्यक्रम में थे एनआई के, वहां पर चंदन नयाल जी को भी हमने सम्मानित किया था एनवायरमेंट के लिए ही। तो यही चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, और मैं सच में आपको प्रणाम करता हूं कि आपने नर्मदा जी को लेके और हमारी नदियों को लेके, जल संरक्षण को लेके आप इतना बड़ा काम कर रही हैं। रेगुलर आप अलग अलग लाइव प्रोग्राम में अलग अलग लोगों को बुला रही है, किस तरीके से हम जल को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम जल को बचा के आगे फ्यूचर के लिए अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोगों को सिर्फ इतना मतलब है कि उनकी रोटी पानी हो जाए, और 8 घंटे उनको मोबाइल देखने के लिए चाहिए, जिसमें वो अपने सारे गेम्स खेल लें या व्हाट्सएप देख लें, फेसबुक देख लें, पर 2 मिनट के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने जल को बचाने के लिए, अपनी जो हमारी एनर्जी है, नेचुरल एनर्जी जो हमें ईश्वर का नाम लेने से मिलती है, उसको बचा सकें। इन चीजों के लिए टाइम नहीं रह गया, मगर आप जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। विपिन जी, सिर्फ एक डिस्कशन ही है ये, बिना, जैसे कि आपने कहा, बिना किसी सरकार पे कटाक्ष करते हुए, क्योंकि पत्रकार और आध्यात्मिक व्यक्ति, ये दोनों लोग इन पे, मतलब पत्रकारों पे तो थोड़ा बहुत धब्बा होता भी है कि थोड़े से पार्शल हो जाते हैं, साइड ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो स्तंभ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसके साथ होते हैं जो मानवता के साथ है, जो समाज का भला कर रहा है। एक अलग तरह का सच हम दिखाते हैं, एक अलग तरह के सच के साथ ही हम होते हैं। एक सवाल, मुझे एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से जुड़ती हूँ, बात करती हूँ, पिछले 2-3 साल से तो बहुत बात इस पे हुई है। एक ग्रुप कहता है कि डैम आवश्यक है, सरकारें किसी की शत्रु नहीं है, जो बांध बने हैं वो आपके सबके भलाई के लिए बने हैं। एक पक्ष कहता है कि बांध की वजह से ही सब डूब गया, और नर्मदा में मैंने कई जगह देखा है जहां बांध बंधे थे, उन गाँव की कोई व्यवस्था नहीं की गई, उन लोगों की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। काफ़ी ऐसे हैं, कुछ की हो भी गई है, कुछ को पैसा दिया गया है। तो कैसे बीच का रास्ता निकाले? ये बात तो मैं भी व्यक्तिगत तौर पे मानती हूँ कि सरकारें हमारी शत्रु नहीं होती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ कि कोई भी सरकार डैम इसलिए तो नहीं बना देगी कि हमारा बुरा हो जाए।
लेकिन फिर भी पूरा एक वर्ग इसके विरोध में है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपके विचार इस पे क्या हैं? देखिए, डैम बनना गलत नहीं है, पर डैम का गलत तरीके से बनना गलत है। बहुत सही, हमारे बहुत साफ है। यहाँ हमारे यहाँ पर जो है, देखिए, उत्तराखंड में एक समय था जब मैं गांव जाता था, तो हमारे यहाँ पर बिजली नहीं हुआ करती थी। जी। हम लोग सोचते थे हम दिल्ली क्यों, गांव क्यों आए हैं, जबकि हमको गांव से जुड़े रहना चाहिए। गांव का बड़ा जाने का दिल करता था, मगर जब रात को लाइट नहीं होती थी और अंधेरे में एक मोमबत्ती में हम लोग बातचीत किया करते थे, शक्लें भी एक दूसरे की नहीं दिखाई दिया करती, तो हम सोचते थे कि यहाँ पर लाइट नहीं है तो हम क्या करें, इससे अच्छा तो हमारा दिल्ली अच्छा है, वहां कम से कम लाइट तो रहती है, नहीं भी है तो हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर आज गांव गांव तक सरकार ने लाइट पहुंचाई, चाहे जिस भी सरकार ने पहुंचाई, गांव गांव तक लाइट पहुंचाई। और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे दिल्ली जैसे शहरों में लाइट चली जाती है, मगर वहां पर लाइट नहीं जाती है, वहां पर 24 आवर लाइट रहती है। कोई बड़ी बारिश हो गई या कोई तार टूट गया, कोई बड़ी समस्या हो तो ही वहां पर लाइट जाती है। पर उसमें देखिए अब क्या है कि डैम बनाना या नहीं बनाना, उसमें भी बहुत बड़ी फर्क है। आपने एक डैम बना दिया, उस डैम को आप, मैं कहते हैं ना, 20 लीटर की बाल्टी है, अगर उस 20 लीटर की बाल्टी में आप 20 लीटर पानी भर देंगे और उसको उठा के चलेंगे तो पानी डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा। बिल्कुल। और उस 20 लीटर की बाल्टी में अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं 15 लीटर ही पानी भरूं और उसके उठा के ले जाएंगे, तो पानी अगर गिरा भी तो एक आध बूंद ही गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। हमारे यहाँ पर जो डैम बनाए गए हैं, वो डैम सिर्फ जो छोटे छोटे डैम, मैं उनकी सराहना करता हूं कि छोटे डैमों की वजह से हमारे उत्तराखंड के लोगों को काम भी मिला, नदियों के आसपास जो बेरोजगार थे, और उसी की वजह से हमारे गांव में कई जगहों पे फ्री लाइट्स भी है, जिनका बिल 100 रुपए महीना आता है, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल करिए। और उनकी वजह से मतलब बहुत बेनिफिट हुआ है। पर जो बड़े डैम हैं, बड़े डैम में सुरक्षा के इंतजामात तो बहुत किए हैं, पर जिस तरीके से पानी रोका जाता है, मैं समझता हूं उस पानी को छोड़ना भी चाहिए। कि पानी अगर निकल भी रहा है तो वहां पर कम से कम दोबारा पानी आएगा। आप देखिए ना कि एक नल आपने चलाया और नल को पाइप डाल दीजिए और बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, तो जो पानी आ रहा होगा उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। पर जो हम पानी का एक रास्ता निकाल दें और नल चलता रहे, पानी निकल भी रहा है और आ भी रहा है, तो उससे स्वच्छता भी बनी रहती है। हमेशा चलते हुए पानी को हमारे यहाँ पर माना गया सबसे अस्वच्छ होता है। कितना भी गंदा पानी हो, अगर आप 10 किलोमीटर पीछे छोड़ेंगे ढलान पे, तो 10 किलोमीटर बाद वो पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा चलते चलते, क्योंकि मिट्टी ऐसी चीज है कि उसमें जल को वो बिल्कुल स्वच्छ कर देती है। और छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो जितनी भी कीटाणु या जो भी गंदगी होती है उनको नीचे लेके आ जाते हैं। तो जल का चलना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो डैम बनना गलत भी नहीं है, मगर डैम गलत तरीके से बनना गलत है। अभी जो डैम जोशीमठ में बना है, जहां पर कल आपदा हुई है, जहां पर कल ग्लेशियर टूट के गिरा है, वो इतनी पास है ग्लेशियर से कि आप मान लीजिए कि मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूं कि डैम बनाइए, ऐसे क्षेत्र में बनाइए जहां पर हाइट हो, और हाई टेक तरीके से बनाइए, जिससे कि अगर पानी का वेग ज्यादा भी आए तो पानी ऊपर से निकल जाए डैम के, पर नीचे डैम को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि टेक्निक्स बहुत सारी हैं, विदेशों के अंदर बहुत बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं। मैं कई देशों में घूमा तो देखा मैंने। और देखिए आप, कितनी बड़ी बात अच्छी लगा मुझे इजराइल को देख के, जब आपने मेरे को बताया कि हम लोग जल संरक्षण के लिए भी बात कर रहे हैं। मैं इजराइल के बारे में बहुत पहले से पढ़ता हूं और मैं इजराइल को बहुत करीबी जानता हूं, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इजराइल की जो मूसक है वहां से ट्रेंड होती है, हमारी इंडियन रॉ। तो इजराइल के अंदर पानी की इतनी कमी है, इतनी कमी है। हमारे हिंदुस्तान में तो पानी बहुत सारा है और हम लोग वेस्ट भी बहुत करते हैं, फिर भी हम लोग वर्ल्ड के अंदर पानी की कमी में 17वें नंबर के देश हैं। और इजराइल जो है वो 3rd नंबर का देश है, पर फिर भी उन लोगों ने मिनिमम वाटर में, कम से कम पानी में भी वो सब्जियां, वो फल फ्रूट, सारी चीजें उगाई जो हम कल्पना नहीं कर सकते। आप चेरी ले लीजिए, आप कीवी ले लीजिए, जिन जिन फलों को पानी की जरूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा देखा। वो पानी में रेत डालते हैं, वो मिट्टी में गमलों में रेत डालते हैं, और वो रात को पानी डालते हैं, सुबह पानी नहीं डालते। वो कहते हैं सुबह पानी डालेंगे वाष्प बन के उड़ जाएगा, पर रात को हम लोग डालते हैं
तो वो रात भर पानी गमलों में रहता है और दिन से लेकर जब धूप आती है उससे इवनिंग तक जो है पानी जो है उसको मिट्टी व्हाइट हो जाती है, पानी सारा खत्म हो जाता है। फिर रात को डालते हैं तो गमलों के लिए ईजी हो जाता है कि वो अपने आप को हरा भरा रख सके और फ्रूट्स और जो भी चीज देनी है वो दे सके। तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उनके पास जितनी जगह हो वहां पर आप हरियाली यानी कि पौधे लगाएं, आप फ्रूट्स लगाएं, वेजिटेबल्स लगाएं, जो आपको ठीक लगता हो वो लगाएं, पर आप पौधे लगाएं और जल को बचाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने, और कैसे बताया कि जो देश तीसरे नंबर पे है वो भी कहीं सहज रहा है अपने आप को, और अब उनकी मजबूरी भी है, जैसा कि आपने बातचीत की शुरुआत में बोला था कि जैसे ही किसी भी बात की कमी होने लगती है हमें उसकी कद्र हो जाती है, फिर चाहे वो जी सामान हो या संबंध हो, और चाहे कोई तत्व ही क्यों ना हो। तो इससे पहले कि हम सब भी इन सारी चीज़ों से होके गुजरें और वो भी एक समय आ जाए जो लगभग आ ही चुका है कि हम भी बूंद बूंद को सहज के रखें या खर्च ना करें, क्योंकि हमें जिस भी भाग में जल बहुत मिल रहा है उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो परेशानी आप तक नहीं पहुंचेगी। आप राजस्थान की तरफ देखिए, आप गुजरात के कई गाँव में देखिए कि कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। बचा हुआ तो है। आज बहुत सारे सार्थक बातें और आपके विचार जानने को मिले, और अधिकतर तो पत्रकार बातें निकलवा लेते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने किसी पत्रकार से बातें निकलवा ली। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप आए। फिर किसी दिन जब कोई विषय ऐसा रहेगा, विशेषकर मुझे तो लगेगा इस बार जब ये कृषि की कोई बात होगी या कोई टॉपिक रहेगा, तो आपसे हम अवश्य सीखेंगे कि लौकी, तोरई और हरी मिर्च, शिमला मिर्च घर में कैसे उगाई जाए, छोटे से सिनेरियो जरूर। में। ज़रूर आपसे उसके सुझाव और आपसे प्रयास सीखेंगे कैसे किए जाते हैं। आज आप आए उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर, आपका धन्यवाद। आपने बुलाया, नर्मदे हर। नर्मदे हर।